यहां से ये सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे थे, ये वोल्टेज है V, अप्लाइड एट फ्रीक्वेंसी F, यहाँ पर हो गया R, ये हो गया इंडक्टर L और ये हो गया C, इंडक्टर हो गया C। ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी F, ये R, L और ये क्या हो गया C। अब देखो ध्यान से R, L और C, ठीक है। तो ये R, L और C की हम बात करेंगे तो ये वोल्टेज V, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड F पर कर दिया, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? V बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? V बराबर VR प्लस VL प्लस VC हो गया क्या? दैट मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R। वोल्टेज अक्रॉस, तो इसमें से जाने वाली करंट क्या है? I। करंट क्या है? I, या फिर मैं मान लूँ I इस तरह से, ठीक है, di/dt। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस, ये क्या है? VR है, ये है VL है, ये क्या है? VC है। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L di/dt होता है क्या? प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1/C I इंटू डी ऑफ टी। समझ में आ रही है बात? तो अब बताओ, इसका जब आप क्या करो, डिफ्रेंसिएशन लो, dv/dt, एक बार डिफ्रेंसिएशन करो dv/dt, तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा R इंटू di/dt प्लस ये हो जाएगा L d2i/dt स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1/C इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ dv/dt क्या हो जाएगा? ये तो फिक्स वोल्टेज है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स L d2i/dt स्क्वायर प्लस R di/dt प्लस I/C विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट के लिए dv/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, वेयर dv/dt विल बी इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही वैल्यू 0 हुई, अब मैं क्या करता हूं? L का भाग लगा देता हूं, तो d2i/dt स्क्वायर प्लस R/L di/dt, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, I/L इंटू सी विल बी इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो कहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो, यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, तो बताओ यहां से ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू आई ऑफ एस प्लस R/L, तो ऐसा कैसा, फिर ये कितना हो जाएगा? एस इंटू आई ऑफ एस, ठीक है, प्लस 1/LC इंटू आई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, आई ऑफ एस में कॉमन लेता हूं, आई ऑफ एस कॉमन लिया तो एस स्क्वायर प्लस R/L इंटू R/L एस प्लस 1/LC विल बी इक्वल्स टू 0। अब या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, तो आई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, तो 0 करंट तो है नहीं क्योंकि वोल्टेज सोर्स अप्लाइड हो रहा है, सीरीज कनेक्टेड है, दैट मींस ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो आई एस तो 0 के बराबर होगी नहीं, तो ये टर्म 0 के बराबर होगी, तो इस टर्म को 0 के बराबर करोगे तो एस स्क्वायर बाई R/L एस प्लस 1/LC विल बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया एस स्क्वायर R/L एस प्लस 1/LC इक्वल्स टू 0। अब देखो, जैसे ही ये वैल्यू आई, अब इसको कंपेयर करो किससे? देखो, यहां पर जो ये टर्म बताती है, यहां पर क्या, यहां पर ये जो टर्म है वो किसको बताती है? बैंडविड्थ को, क्योंकि हमने बैंडविड्थ का फॉर्मूला R/L लिखा है, पहले चेक करो नोट्स में, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला R/L, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये किसको बताती है? ω0 स्क्वायर को। समझ में आ रही बात? क्योंकि ω0 की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है रे? 1/√LC, 1/√LC, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ω0 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/LC, ठीक है। ω0 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/LC। एक बात, अब देखो, यहां से एस स्क्वायर बाई R/L एस प्लस 1/LC विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सुनो बात, जैसे ही ये अपने पास में निकल के आती है
अब आप क्या करो, इसको कंपेयर करो, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा 0 एस प्लस ओमेगा 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो तो ओमेगा एन देखो एस स्क्वायर के टर्म में 1, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आर बाई एल, ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। कंपेयर कर लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई एल सी, दैट मीन्स ओमेगा एन की वैल्यू निकल के आएगी 1 बाई रूट ऑफ एल सी। ये ओमेगा एन की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी, ओमेगा एन की वैल्यू 1 बाई रूट एल सी। एक बात, अब यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू 1 बाई रूट एल सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये जो इसको कंपेयर करो तो 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर बाई एल। अब देखो मैंने जीटा की वैल्यू निकालनी है, मैंने जीटा की वैल्यू, तो जीटा को इस तरफ लिखो, बाकियों को सब उधर पटक दो, तो आर बाई एल हो गया, ये 2 का नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ओमेगा एन कहाँ नीचे चला जाएगा, ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा एन की वैल्यू हमने निकाली क्या 1 बाई रूट एल सी, तो पुट करो, देखें यहाँ पर हमने पुट किया तो आर बाई 2l इंटू 1 बाई रूट एल सी मतलब क्या जाएगा l इंटू सी। तो देखो जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, r बाई 2, ये रूट, इसको जब सोल्व करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा c बाई एल, क्या हो जाएगा c बाई एल। यहाँ से गौर करो, यहाँ से आप गौर करोगे तो जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में r बाई 2 c बाई एल। अब मुझे बताओ, जब सीरीज में था सीरीज RLC था, तो उस कंडीशन में जब सीरीज कंडीशन थी अपने पास में, सीरीज वाली कंडीशन थी, उस कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस में क्वालिटी में 1 बाई आर अंडर रूट क्या एल बाई सी। अब मैं 1 बाई क्यों करता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं, तो r बाई 1 अंडर रूट सी बाई एल हो गया क्या। दैट मीन्स ये मैं इसको जीटा को इस तरह से लिखता हूं 1 बाई 2 तो ऐसे कर दूं, और ये देखो 1 बाई 2 को इधर लिख दिया, और r इंटू अंडर रूट सी बाई एल, यही है क्या जीटा। अब ये क्या टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, क्यों ही तो है 1 बाई क्यू, इसके जगह क्या लिख दूं 1 बाई क्यू, तो जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का ऐसा और क्यों। दैट मीन्स जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/क्यू। यदि क्वालिटी फैक्टर दे रखा है तो 1/2 क्यों करके वहाँ पर जीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीटा की वैल्यू एक तो ये याद रखनी है, या फिर जीटा की वैल्यू 1/2 क्यू। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से कैलकुलेशन की, कुछ भी नहीं किया, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखी और इसको इससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपना सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। सीरीज रेजोनेंस हम कंप्लीट होता है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल रेजोनेंस की, और ये बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो सर्किट एनालिसिस चला रखे थे। इस सर्किट एनालिसिस में एक पिछली क्लास में हमने देखा कि रेजोनेंस हम चला रखे थे, इसमें जो टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस, इस रेजोनेंस में तो सीरीज रेजोनेंस की हमने बात कर ली थी, किस प्रकार में इसमें क्या क्या चीजें, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस की हमने कंप्लीट बात कर ली थी, जिसमें
किस प्रकार से क्वालिटी फैक्टर हमने देखा, किस बैंडविड्थ देखा, उसके फेजर डायग्राम देखे, उसमें सॉरी ग्राफ देखे आई वर्सेस वी, जेड वर्सेस वी, और किस प्रकार से बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव नेचर, आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी इंडक्टिव इन नेचर, ये सारी चीज़ें उसमें हमने देख ली थी। वो प्रोसेस हमें क्या करनी है, पैरेलल रेजोनेंस में देखनी। अब को हमने इस क्लास में हमें क्या देखना है, पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस की हम बात करेंगे। पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है? पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। देखो भाई, पैरेलल रेजोनेंस की मैं बात करता हूं तो देखो पैरेलल रेजोनेंस की जब तो पैरेलल सर्किट बना दो। पहले आरएलसी सर्किट बनाना है, आर एल और ये सी, ठीक है। अब इसमें हमने वोल्टेज अप्लाइड किया V एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ F, यानी ये R हो गया, ये L हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। एक बात मुझे बताओ, वोल्टेज अक्रॉस R भी V होगा और वोल्टेज अक्रॉस L भी V होगा और वोल्टेज अक्रॉस C भी क्या होगा, V। दैट मीन्स हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, लेकिन करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमने वोल्टेज तो V अप्लाइड किया अक्रॉस R, L और C, तो तीनों क्या है, तीनों क्या है, पैरेलल में है। तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो बताओ इसमें कौन कौन सी करंट होगी, करंट थ्रू, टोटल करंट है I, टोटल करंट क्या है I, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस होगी IR, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर होगी IL और करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर होगी IC। समझ में आई क्या बात? देखो होता यह है कि इन द केस ऑफ रेजोनेंस, एट रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, IL बराबर क्या होगा, IC। देखो पहले एक बार पहले फेजर डायग्राम बना दो। फेजर डायग्राम बनाओगे तो पैरेलल में देखो सीरीज रेजोनेंस में, तो सीरीज में सेम क्या होती है, करंट, तो रेफरेंस किसको लेंगे, करंट को। और पैरेलल रेजोनेंस में पैरेलल कौन होता है, सेम कौन होता है, वोल्टेज। तो हम अब क्या लेंगे, रेफरेंस किसको लेंगे, V को, नंबर 1 बात। फिर देखो जैसे ही हमने V को क्या लिया, रेफरेंस लिया, जैसे ही हमने V को क्या लिया, रेफरेंस लिया, एक बात। अब ये रेफरेंस को V तो ले लिया, एक बात हो गई, चलो ठीक है। फिर मैं बात करता हूं, अब V को मैंने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया। तो जैसे ही V को रेफरेंस लिया, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इन फेज विद द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी, और करंट फ्लोइंग दिस IR की वैल्यू क्या होगी, इन फेज, तो ये हो जाएगी IR। अब बताओ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में तो V होगा और इसमें करंट वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री ले करती है, तो ये हो गया IL। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो V है और करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है, किससे, वोल्टेज V से, तो ये क्या हो जाएगा, I ऑफ C। रेजोनेंस कंडीशन में हमें मालूम है क्या, जब IC बराबर क्या होगा, IC बराबर क्या होगा, IL। दैट मीन्स एट रेजोनेंस क्या होगा, IL इक्वल्स टू I ऑफ C। IL बराबर किसके होगा, I ऑफ C के। एक बात, मोड ऑफ IL बराबर क्या होगा, मोड ऑफ IC। ये जब हुआ दैट मीन्स अब I हुआ, तो अब बताओ वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, अब वोल्टेज अक्रॉस दिस वन क्या होगा, करंट IL क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V इंटू, ये सब्सटेंस किसका हो जाएगा, BL इक्वल्स टू, क्यों भाई, अरे भाई इसकी यूनिट मो होती है ना, अरे I बराबर V बराबर क्या होता है, I इंटू R, I बराबर क्या होता है, V बट्टा R। तो अब R की वैल्यू है तो ये क्या होता है, V इंटू जी तो होता है, V इंटू जी।
तो जब वोल्टेज आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू बी एल, ठीक है, V इंटू बी एल। फिर बताओ, अरे V इंटू बी एल का मतलब बी एल की वैल्यू क्या होती थी, ये है इंडक्टिव ससेप्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है, महो। ये क्या होती है, एक्सल ही तो होती है। जब बी एल की जगह एक्सल रखोगे तो बी एल की जगह एक्सल, तो यही तो होता है किसकी वैल्यू, आई एल की, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, ठीक है। फिर देखो मोड लेना है तो माइनस माइनस तो गया, तो V इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अब बताओ जब ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें बीटा एल, तो V से V गया तो बीटा एल बराबर क्या हो गया, BC। अब मुझे मालूम है बीटा एल की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा एल इक्वल्स टू बीटा सी की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा सी। अब बताओ मुझे ये अपने पास में निकल के आ गई, दैट मीन्स बीटा एल बराबर बीटा सी, ये किसकी रेजोनेंस कंडीशन में होगी क्या, यानी कि इंडक्टिव ससेप्टेंस इक्वल्स टू इंडक्टिव कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ठीक है। अब ये ओमेगा 0 है, दैट मीन्स ओमेगा 0 की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 1/LC, और ओमेगा 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√LC। जब ओमेगा 0 की जगह 2π रखोगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये तो रेडियन पर सेकंड में है, ये तो किस में है, रेडियन पर सेकंड में, तो ये कितने हो जाएगी, ओमेगा 0 = 2πf लिखा तो 2π√LC, ये किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में। दैट मीन्स ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने पास में हो गई। अभी देखो जैसे ही ये हुआ ओमेगा 0 और f(0), ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को वही काम करना है जो पहले किया था, यहां तक नोट कर लो पहले एक बार। फिर अपन को अब ग्राफ ड्रॉ करने हैं, किसमें, जो पहले काम किया था वही दोबारा करना है, ठीक है। अब देखो आगे, यहां तक हो गया, यहां से देखो y बराबर क्या लिखोगे, y बराबर क्या लिखा जाएगा, y बराबर इसमें y बराबर क्या होगा, g प्लस y बराबर क्या होगा, अरे पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में एडमिटेंस जुड़ता है, तो इसका 1/r हो गया, तो g प्लस j बीटा सी माइनस बीटा एल, यही तो होगा पैरेलल में y का, ठीक है। हम ऐसे में देखा था, देखो अब बताओ g प्लस जे बीटा सी माइनस बीटा एल, तो y बराबर मैं क्या रख दूं, इसकी वैल्यू तो g है प्लस j बीटा सी का मतलब ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखो मोड ऑफ y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √g² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल का स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। मोड ऑफ y की वैल्यू √g² प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर मोड ऑफ i और ओमेगा की वैल्यू अपन को निकालनी है, मोड ऑफ y और ओमेगा की वैल्यू जो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो ये मेरे पास में क्या, किस तरह से वही सारी चीज देखनी है अपन को जो पहले की थी। पहला हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं मोड ऑफ i वर्सेस ओमेगा, देखो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बात को, कैसे, मुझे एक बात बताओ वही बात, ये g² है, एक बार समझने के हिसाब से मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मोड ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू, एक बार मैं, चलो ठीक है ये है, इसको थोड़ा सा मैं वापस लिख लेता हूं,
√g² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा, जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा तो उस कंडीशन में ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ध्यान से देखना है, ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मीन्स ये जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये टर्म क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। क्या ये टर्म क्या होगी? इन्फिनिटी। दैट मीन इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ तो क्या होगी? मोड ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। दैट मीन्स 0 के कंडीशन में जब ये ग्राफ तो कहाँ से शुरू होगा? ये यहाँ से शुरू होगा, और जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स 8 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0, और ये क्या आ जाएगा? y मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 1/r, या क्या हो जाएगा? जी। एक बात देखो, क्यों होगा ये? क्योंकि जब ओमेगा 0 पर क्या हो गया? ओमेगा सी बराबर 1/ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगी? 0 बचेगी तो g² हो जाएगा, g² से रूट कटेगा तो मोड ऑफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी क्या होता है? 1/r। दैट मीन्स अब उसके बाद में अब देखो, जैसे जैसे अब आगे देखो, ओमेगा 0 ये दोनों बराबर हो गई, पहले ये ज्यादा था, ये कम होता गया। देखो ध्यान से, जब ओमेगा की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ये टर्म बढ़ रही है क्या? लेकिन ये ओमेगा की टर्म बढ़ रही है, तो ये क्या हो रही है? घट रही। ये बढ़ रही है, ये घट रही है, दोनों बराबर आ गए तो रेजोनेंट कंडीशन होगी। रेजोनेंट कंडीशन के बाद में भी फिर ये बढ़ती है, और ये क्या होती है? घटती है। ये क्या होती है? घटती है। तो मतलब कौन सा इफेक्ट बढ़ गया? कैपेसिटिव इफेक्ट बढ़ गया। कैपेसिटिव इफेक्ट बढ़ गया जब ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? मोड ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये इन्फिनिटी तो ड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स ओमेगा, एक बात बताओ, जब स्टार्टिंग में 0 पर कौन सा इफेक्ट जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट जाता है ओमेगा 0 तक। तो दैट मीन्स ये जो ओमेगा 0 से पहले है वो कौन सा इफेक्ट ज़्यादा है? इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दूसरा डायग्राम करते हैं मोड ऑफ आई वर्सेज ओमेगा। बताओ, मोड ऑफ आई वर्सेज ओमेगा की मैं बात करता हूँ तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में मोड ऑफ आई। इसका डायग्राम बताओ। एक बात बताओ मुझे, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस y मिनिमम है, y मिनिमम है, y क्या होता है? z क्या होता है? पहले देखो, i बराबर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z, और ये प्रोपोर्शनल क्या होता है? y के। अब एक बात बताओ, y मिनिमम है तो z क्या होगा? मैक्सिमम। अब z मैक्सिमम होगा रेजोनेंस में, तो i क्या होगा? मिनिमम। दैट मीन्स डायग्राम वही बनना है इस कंडीशन में भी, ये हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा? आई मिनिमम। क्या बन जाएगा? आई मिनिमम। ठीक है, ये किस पे? ओमेगा 0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो उसी प्रकार से वही चीज़ें हो गई। बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट किस प्रकार का दिखाएगा? कौन सा डोमिनेंट होगा? RL का। और आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसा दिखाएगा? RC। कैसे दिखाई देगा ये हमने यहाँ से समझ लिया। जैसे ही हमने यहाँ से समझा, दैट मीन्स क्या हो गया? ठीक है, अब देखो, जैसे ही हमने ये अपलोड, ये सारा का सारा ये हमने कर दिया, तो अब देखो इसके बारे में अब बातें बनाओ, क्या क्या इसकी बातें बनती हैं। पहला केस, पहले लेते हैं 8 ओमेगा जब लेस देन ओमेगा 0, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा 0। तो पहले यहाँ से मैं एक लिख देता हूँ, y बराबर क्या होता है? g प्लस जे बीटा सी माइनस बीटा एन। ठीक है, ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 पर किसका इफेक्ट जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट जाता है तो BL ज़्यादा होगा कि BC ज़्यादा होगा? BL ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो जब ये
घट घटा के यहाँ पर कौन सी टर्म आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कौन सी टर्म आ जाएगी, नेगेटिव। दैट मीन्स इस कंडीशन में y बनता है g माइनस जे बीटा, ठीक है, j माइनस जे बीटा, ठीक है। और जो पावर फैक्टर कौन सा हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा लेगिंग। कौन सा हो जाएगा, लेगिंग पावर फैक्टर। इतनी बात क्लियर होगी। तो g माइनस क्या होगा, माइनस बीटा c। ठीक है। अब देखो, तो लेगिंग होगा, जब लेगिंग होगा दैट मीन्स क्या होगा, ये वी ड्रॉ किया तो हमने करंट किससे, लेग दिखा दें एट द एंगल ऑफ फाई। अब बात करते हैं आगे। दूसरी मैं बात करता हूं ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा जीरो। जैसे ही मैं ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो की बात करता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, सॉरी ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, तो सर्किट कौन सा, कैपेसिटिव नेचर, कैपेसिटिव नेचर। तो इस बार अब ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ही ये टोटल टर्म पॉजिटिव हो जाएगी तो y बराबर हो जाएगा g प्लस जे बीटा, ठीक है। दैट मीन्स ये कौन सा, RC सर्किट है, तो कोस फाई क्या हो जाएगा, लीडिंग। कौन सा हो जाएगा, लीडिंग। तो लीडिंग हो जाएगा तो इसका फेजर डायग्राम ये V दिखा दिया और फाई एंगल से क्या हो जाएगा, लीड। करंट लीड करने का मतलब उसे आगे दिखा दो, सीधी सी बात है, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तीसरा हम लेते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो। ओमेगा बराबर जैसे ही मान लो ओमेगा जीरो दिया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा सी बराबर 1 ओमेगा एल हो जाएगा। ये जीरो टर्म हो जाएगी तो y की वैल्यू किसके बराबर बचेगी, y की वैल्यू किसके बराबर बचेगा, g के। g मतलब रजिस्टिव नेचर, रजिस्टिव नेचर इसका मतलब कोस फाई क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा उस कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर होगा दैट मीन्स ये v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, i। जब दोनों फेजर हो जाएंगे v और i में, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, v और i में इन सेम फेजर में हो जाएगा। तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा, ये अपने पास में पैरेलल रेजोनेंस की हमने बात कर ली। अब पैरेलल रेजोनेंस में बात करने के बाद में इसमें हम देखेंगे आगे वाली टर्म क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर का इसमें पैरेलल रेजोनेंस में किस तरह से होता है, और बैंड भी तो वही है, सेम रहती है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर इस कंडीशन में क्या होगा वो अपन देखेंगे। पहले आप पैरेलल रेजोनेंस इतना नोट करो। अब क्वालिटी फैक्टर, अब क्वालिटी फैक्टर को वापस से डेफिनेशन नहीं लिखा जाएगी क्योंकि क्वालिटी फैक्टर वही होता है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन में एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है अपने पास में क्वालिटी फैक्टर,
मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये अपने पास में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन में एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर। अब या हमें क्वालिटी फैक्टर हम ये भी बोल सकते हैं किस प्रकार से, VL, देखो क्वालिटी फैक्टर का, क्वालिटी फैक्टर VL और VC अपॉन में R, सॉरी VR, ठीक है। VL और VC अपॉन में VR, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज अपॉन में एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज, यानी रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज अपॉन में एक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे क्यों बराबर, या फिर इसको क्यों बराबर हम क्या बता सकते हैं, क्यों बराबर बता सकते हैं, बीटा एल और बीटा सी अपॉन में जी, बीटा एल और बीटा सी अपॉन में जी, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ, अब आप मुझे बताओ क्वालिटी फैक्टर अपन ये एक ऐसे कर देते हैं, बीटा एल बाई जी, ठीक है। अब आप ये बताओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बीटा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 1 बाई आर। दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल रेजोनेंस आर अपॉन में ओमेगा एल, आर अपॉन में ओमेगा एल। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर सीरीज में क्या होता था, सीरीज रेजोनेंस में, तो सीरीज रेजोनेंस में होता था क्यू बराबर ओमेगा एल बाई आर, लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आर अपॉन ओमेगा एल। दैट मीन्स उल्टा हो गया क्या, बस इतना ही है। सीरीज का उल्टा क्या होगा, पैरेलल, और इसका ड्यूल अभी पढ़ेंगे, ड्यूल किस प्रकार से, तो सीरीज का ड्यूल क्या होता है, पैरेलल, ड्यूल का मतलब, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं क्या ये बता सकता हूँ क्या, क्यू बराबर क्या हो गया, बीटा सी अपॉन में जी। दैट मीन्स क्यू बराबर बीटा सी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा सी, क्या होती है, ओमेगा सी, और जी की वैल्यू 1 बाई आर। दैट मीन्स क्यू बराबर हो गया ओमेगा सी इंटू आर। क्या क्वालिटी फैक्टर किसकी वैल्यू आ गई, पैरेलल में ओमेगा सी आर, ठीक है। अब यहां से जो अपने पास में निकल के आती है आई आर, आई एल और आई सी की वैल्यू, ठीक है, आई आर, आई एल और आई सी की वैल्यू, ठीक है। एक चीज और यहां से बता सकते हो, आई आर, आई एल और आई सी, ठीक है। पहले एक बार ये इतना नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं आगे की। पैरेलल रेजोनेंस में, पैरेलल रेजोनेंस का जो सर्किट था वो एक बार बना लो। ये आई हो गया, इसमें आई आर हो गया, देखो आई आर, आई एल और आई सी, ठीक है। अब यहां से अब आप मुझे एक बात बताओ कि आई आर की वैल्यू क्या होगी, आई आर की वैल्यू क्या होगी। आई आर की वैल्यू सीधी सी बात है वी आर बाई आर। अब वी आर बराबर क्या है, V बाई आर, समझ में आ रही बात, V बाई क्या हो जाएगी R। दैट मीन्स V बाई आर ही क्या होती है, I, V बाई आर ही क्या होती है, I, ठीक है। क्योंकि V बाई आर ही क्या है, V बाई आर ही क्या है, I है। क्यों है भाई, V बाई आर, तो V बराबर क्या है, V बराबर ये वोल्टेज है, ये पूरा का पूरा। एक बात बताओ V बराबर क्या होगा, एक बात बताओ, रेजोनेंस सर्किट में
क्या होगा, एट द रेजोनेंस सर्किट कैसा दिखाएगा, प्योर रेजिस्टिव। तो यानी कि ये V वोल्ट है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। इस कंडीशन में करंट क्या होगा, V बराबर IR। तो रेजिस्टेंस यानी कि जो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। V बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी V आएगा एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे तो वहाँ क्या रखोगे, IR अपॉन में R। तो R से R गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, I। तो करंट थ्रू IR, I ही फ्लो होगी क्या, क्योंकि इसमें तो करंट ये IL और I दोनों बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रेजोनेंट में ये इसकी एनर्जी इसको देता रहेगा, ये इसको तो घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये तो पार्ट ही अलग हो गया। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, IR की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। IR की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। नंबर 1 बात। फिर देखो दूसरी बात मैं करता हूं, ये IR की वैल्यू क्या हो, ये I होगी। अब दूसरी बात यहां पर मैं बात कर लेता हूं IL की। IL की मैं जब भी बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, V इंटू देखो Z क्या होता है, Y क्या होता है, G प्लस जे बीटा C माइनस बीटा L। तो यहां से जब भी बात करूंगा IL की वैल्यू बात करूंगा तो V इंटू ये देखो ये नहीं है, बीटा C 0 है तो क्या हो जाएगा, माइनस जे बीटा L। तो ये हो जाएगा माइनस जे बीटा L। क्या हो जाएगा, माइनस जे बीटा L। तो माइनस जे बीटा L हो गया, तो माइनस बीटा L की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा L। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा L इंटू V की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R। तो बराबर बताओ, ये R की वैल्यू मैं कर दूं माइनस जे R बाई ओमेगा L इंटू क्या हो जाएगा, I। यानी कि इसको क्या किया, R को यहाँ लेके आया, R बाई ओमेगा L, माइनस जे की माइनस जगह, और क्या हो जाएगा, I। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस जे क्यों I, माइनस जे क्यों I। ठीक है, समझ आ गई बात। तो IL की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे क्यों I। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आप बात, दूसरी बात, IC की वैल्यू बताओ। IC की वैल्यू V इंटू, जब BL की वैल्यू 0 होगी तो V इंटू जे बीटा C, V इंटू जे बीटा C। अब एक बात बताओ, J की वैल्यू बाहर ले ली, बीटा C की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो बीटा C की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा C। ठीक है, बीटा C ओमेगा C इंटू, अब V की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा पास में लिख लेता हूँ, R को इधर ले आया तो J ओमेगा C R इंटू I। अब एक बात बताओ मुझे, ओमेगा C क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्यों। इसका मतलब J Q इंटू I, J Q इंटू I। ठीक है, J Q इंटू I। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एट द रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस कंडीशन में IR में तो कौन सी करंट फ्लो होगी, I, और करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर क्या हो जाएगा, Q इंटू I, और IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J क्यू I। ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगी माइनस जे क्यू। और वही कारण जे क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, ये यहाँ की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर, यहाँ की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा पैरेलल रेजोनेंस में ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमें इसमें जो बात करनी है वो अब इसके क्वेश्चन करने हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज रेजोनेंस हो गया है पूरा, पैरेलल रेजोनेंस हो गया है। अब हम जब बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके साथ ही ये रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये यानी कि इन बिलो गिवन सर्किट फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। ठीक है, ये क्या निकालना है, बैंडविड्थ। तो आप क्या करोगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की।
रेजोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 0 की वैल्यू क्या होगी 1/√LC, क्या होगी 1/√LC, ठीक है। अब ओमेगा 0 की वैल्यू 1/√LC, दैट मीन्स ओमेगा 0 विल बी इक्वल्स टू, अब बताओ एल की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है 1 मिलियन 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू कितनी 0.4 इंटू माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻6, ठीक है। तो आप जब ओमेगा 0 की वैल्यू निकालोगे, ओमेगा 0 की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आ जाएगी 10, 5, और इसकी वैल्यू जब ओमेगा 0 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बोलो, ये आ जाएगी 50 किलो 50 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा 0 बराबर 50 किलो रेडियन पर सेकेंड। एक बात, तो एक आंसर तो आ गया क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये निकालनी है। तो पहले ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालने से पहले अब मुझे एक बात बता दो आप, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड ये बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इन द सीरीज है तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा 0 L/R हो गया क्या इन द केस ऑफ सीरीज आर एल सर्किट में। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी होगी 50 गुणा 10⁻³ गुणा L की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 10⁻³ अपॉन में R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो -3 से ये गया तो ये कितना, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्या 5 से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए जा सकते हैं। तो अपन की हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, फिर ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा 0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2, लेकिन इससे पहले बैंडविड्थ निकाल लो क्या, जब बताओ दूसरी वैल्यू, ये हमने पहली वैल्यू निकाल ली, ये हमने दूसरी वैल्यू निकाल ली। अब तीसरी मैं बात करता हूं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ बराबर क्या होता है ओमेगा 0 बाई क्वालिटी फैक्टर, दैट मीन्स ओमेगा 0 50 इंटू 10⁻³ हो गया अपॉन क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी 25, तो ये कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स बैंडविड्थ मेरे पास निकल के आएगी 2 गुणा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास में क्या आ गई बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आएगी बताओ रे, बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, बैंडविड्थ की वैल्यू आ गई 2 किलो हर्ट्ज। बैंडविड्थ भी पूछा है क्या इसमें, बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलो रेडियन पर सेकेंड। तो बैंडविड्थ जो निकल के आएगी वो आएगी 2 किलो रेडियन पर सेकेंड, 2 किलो रेडियन पर सेकेंड। तो ये अपने पास में कौन सा आंसर आ गया, तीसरा आंसर आ गया। अब चौथी हम बात करते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब, चौथी हम बात करते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की। अब ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की हम जब बात करेंगे तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी बोलो, देखो क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा 5 है तो अप्रोक्सीमेशन के लिए जा सकते हैं, दैट मीन्स ओमेगा 0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2, दैट मीन्स ये ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी है बोलो, ओमेगा 0 की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है, ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी आई 50, ठीक है, माइनस पूरा लिख दो किलो यानी 10⁻³ माइनस बैंडविड्थ 2 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस ये, तो अपने पास में ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई 49 किलो रेडियन पर सेकेंड। ये तो किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा 1 की वैल्यू। अब इसी प्रकार से ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ओमेगा टी की वैल्यू निकल के आएगी ओमेगा 0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 50 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा 51 किलो रेडियन पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ओमेगा 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दैट मीन्स ये अपने पास में क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। ये किस अपना कौन सा आंसर हो गया,
दूसरा आंसर हो गया। चारों वैल्यू हमने निकाल ली है, चारों वैल्यू हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ और ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है, ये सारी की वैल्यू निकाल ली। अब यही क्वेश्चन होता कि साहब आप क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालनी, अब क्वालिटी फैक्टर निकालते और यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर मान लो आ जाता 4, यानी 5 से कम आ जाता, तब तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, जब ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते तब उस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या लगाओगे, ये चीज़ आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा लिखना है वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। तो वो देखिए आप, ये देखो RL और C की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मैं ये पूरा नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक। ठीक है, लगभग 1 बज की, ठीक है। देखो अब आप जैसे मान लो आपको क्या क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है, 5 से क्या होगी, कम हो गई। जैसे मान लो 5 से कम होगी, 3 4 2 1 इतना हो गया, तो उस कंडीशन में आप फाइन अप्रोक्सीमेशन तो लगा नहीं सकते, यानी कि उस कंडीशन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 जब जेड की वैल्यू क्या होगी √2r, अरे फ्रीक्वेंसी के अंदर जेड की वैल्यू क्या होगी √2r ही होती है, जेड इक्वल्स टू √2r। तो जब उस कंडीशन में क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी √r। मोड ऑफ जेड की वैल्यू √r मतलब मोड ऑफ जेड की हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू √r होता है ना। अरे यार P बराबर क्या हो गया I मैक्सिमम बाई √2 होता है, तो इसमें जेड की वैल्यू क्या होगी फिर √2 × r हो गया, मतलब जेड हो गया। तो यही तो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में √2 जेड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या होगा, अब क्या होगा, होना क्या है r² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू √2 × r। समझ में आई क्या बात। तो ये अपने पास में वैल्यू क्या होगी, निकल के आएगी √r² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा √2r। फिर देखो अब यहाँ से जब ऐसा होगा तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, -r/2l प्लस √r/2l का स्क्वायर प्लस 1/LC। और इसी प्रकार से ओमेगा 2 की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो निकल के आएगी r/2l प्लस √r/2l स्क्वायर प्लस 1/LC। क्या जाएगा L × C, ठीक है। तो यानी ओमेगा 1 कितनी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी r/2l का स्क्वायर प्लस 1/LC। तो ये अपने पास में क्या होगी, जब क्यू की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ पर क्या होगा, जब क्यू की वैल्यू क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 5 से क्या आ जाती, कम आ जाती। अब चूंकि यहाँ पर RL और C की वैल्यू सब दे रखी है, RL और C की वैल्यू रखे तो ओमेगा 1 निकाल लेंगे और RL C की सारी वैल्यू तो ओमेगा 2 निकालेंगे। ये कब, जब ओमेगा क्यू क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इस प्रकार से ये अपना रेजोनेंट टॉपिक भी यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो अब एक सर्किट में एक टॉपिक और बचा है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूलिटी, वो सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में आपकी सर्किट एनालिसिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में आप अप्लाई करोगे, कोई भी एग्ज़ाम हो गेट से लेकर के ईएस तक लगभग सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। सारे कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया अपने पास में सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक है ड्यूलिटी, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला टॉपिक ड्यूलिटी। देखो ये
ये छोटा सा टॉपिक है ड्यूलिटी, ठीक है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का है, 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो देखो ड्यूलिटी सबसे छोटा सा टॉपिक है और ये सर्किट का अंतिम टॉपिक है, ठीक है। तो देखो ड्यूलिटी में क्या होता है, ड्यूलिटी क्या होता है, यानी ड्यूलिटी इज डज नॉट बी इक्विवेलेंस। ये क्या इक्विवेलेंस नहीं बता रहे हम कि इक्विवेलेंस, जैसे इक्विवेलेंस का मतलब वोल्टेज बराबर करंट नहीं बता रहा, लेकिन क्या बता रहा है, ड्यूलिटी डज नॉट बी इक्विवेलेंस बट इट मींस मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ नेटवर्क इज सेम। हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज सेम। जैसे 5 एम्पियर है तो वो 5 वोल्ट के बराबर, वो मैथमेटिकल 5 तो 5 वोल्ट है तो वो 5 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन वो क्या हो जाएगा, इनका सेम हो जाएगा। जैसे सीरीज का ड्यूल क्या हो जाएगा, पैरेलल, वोल्टेज का करंट, केवीएल का केसीएल, लूप का नोड, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस, ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट, थेवेनिन का नॉर्टन, फोस्टर फर्स्ट और फोस्टर सेकंड, कट सेट और ट्राई सेट, ये सारे के सारे पढ़े हुए हैं। क्या नहीं पढ़ा आपने, फोस्टर फर्स्ट और फोस्टर सेकंड। ये क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सिर्फ ईएस में आता है और बाकी किसी भी कहीं पर भी ये इसको मेंशन नहीं किया गया सिलेबस में। ये नेटवर्क सिंथेसिस, मैंने बोला था ना नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है, वो इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने फोस्टर फर्स्ट और फोस्टर, उसमें होता है फोस्टर फर्स्ट कंडीशन और फोस्टर सेकंड, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ड्यूल होते हैं। तो ये है अपना ड्यूलिटी। अपन को मेन बात है, इस तरह से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ये जो सर्किट दिया है इसका ड्यूल बनाओ, इसका क्या बनाओ, ड्यूल बनाओ। तो अब इसका ड्यूल क्वेश्चन ये आएगा कि ड्यूल बनाओ, ठीक है। तो अब इनका ध्यान रखते हुए इसका ड्यूल बनाने का तरीका क्या होता है, तो उसको देखो। ड्यूल बनाने का तरीका होता है, जितने भी मेष हैं उनमें क्या दे दो, पॉइंट दे दो, उनको डिफाइन कर दो। ये पहला हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा, और ये कितना हो जाएगा, एक बाहर दे देना है, एक इसको दे देना, तरफ दे देना है, बाहर की तरफ दे देना है। 2 तो ये मेष हैं तो 2 दे दिए, और क्या, एक बाहर दे दिया, ठीक है। किस प्रकार से बनाओगे तरीका। अब प्रत्येक में से जितने भी एलिमेंट हैं आपस में सबको मिला दो, ठीक है। जैसे 1 से 2 में जाने के लिए जितने एलिमेंट हैं उनके थ्रू चला दो। इसके बीच में कितने, 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2, तो 2 लाइन खींच दो, एक तो ये और एक ये। समझ में आई बात। अब 1 से 3 में आने के लिए अभी क्या करना है, 1 से 3 में आने के लिए इस ब्रांच में से आओ और दोबारा किसी में से नहीं रिपीट होना है, ठीक है। 1 में से आना है तो हमने क्या किया, एक तो इस तरफ से आए और एक इस तरफ से आए, ठीक है, ये मिला दिए। फिर देखो, फिर हमने 2 से में 3 में जाना है तो हमने क्या कहा, ये चले गए और इधर से चले गए, इसके अंदर से चले गए, ठीक है। तो ये हो गया, इतना कर लिया क्या, ये स्टेप्स हैं, किस प्रकार से ड्यूल लिखते हैं, ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गया। अब देखो एक बात, अब जैसे ही इतना काम कर लिया, इतना काम करने के लिए अब स्टार्ट कर दो ड्रॉ करना, अब कर दो स्टार्ट कर दो ड्रॉ करना। देखो पहले 3 पॉइंट बना लो, एक ये बना लिया, एक, फिर ये 2 और ये यहां पर ले लेता हूं मैं 3। अब देखो 1 और 3 के बीच में जो देखो वोल्टेज सोर्स है तो उसको किस में बदल दोगे, वोल्टेज है तो उसको करंट में। तो देखो यहां पर देखो ये क्या है, ये क्या है, वोल्टेज है तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। ये वोल्टेज है तो क्या बन जाएगा, करंट सोर्स बन जाएगा, ठीक है। 1 और 3 के बीच में ये क्या बन जाएगा, करंट सोर्स बन जाएगा। अब इस करंट सोर्स की डायरेक्शन किस प्रकार से होंगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, करंट सोर्स है। इसे मान लो एक बार लिख देता हूँ मैं आई, ये क्या है, करंट सोर्स है। इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से देते हैं वो बात की बात है, लेकिन आप क्या करो, ये 1 से 3 के बीच में बनाना है तो आप इसको काट दो, काटते हुए जैसे वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, करंट सोर्स, और दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में। सीरीज है तो पैरेलल, देखो सीरीज वाला किस में हो जाएगा, पैरेलल, और वोल्टेज सोर्स करंट में बदल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस किस में बदल जाएगा, रेजिस्टेंस किस में, कंडक्टेंस में। अब एक बात हो, रेजिस्टेंस की यूनिट किस में होती है, ओम में, तो इसकी किस में होगी, महो में, इसकी किस में होगी, महो में। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है तो रेजिस्टेंस कितना मैथमेटिकली बराबर हो जाए, 3 महो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 महो। वो किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में कनेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 महो, ठीक है, 3 महो। एक बात, अब इसकी बात होगी, अब 1 और 2 के बीच में देखो, 1 और 2 के बीच में क्या है, 6 हेनरी। इंडक्टेंस किस में बदल जाता है,
कैपेसिटेंस में। तो ये 6 हेनरी है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा फेरेड, 6 फेरेड हो जाएगा। दूसरी बात, ये करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। 1 और 2 के बीच में ये हो जाएगा अपने पास में वोल्टेज सोर्स, यानी V दिखा दो एक बार। डायरेक्शन हमें प्लस माइनस हमें और करंट की डायरेक्शन हम दिखाएंगे। ये किसके बीच में करंट है, वोल्टेज सोर्स। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये देखो 10 वोल्ट था तो ये करंट सोर्स तो 10 एम्पियर हो गया, कितनी 10 एम्पियर। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक तो वोल्टेज सोर्स है, तो वो तो क्या आ जाएगा 2 और 3 के बीच में, ये दोनों सीरीज में तो पैरेलल में होंगे ना, 2 और 3 के बीच में ये हो जाएगा करंट सोर्स, ठीक है, ये करंट सोर्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर, कितना 6 एम्पियर। अब इसको डायरेक्शन देखेंगे किस प्रकार से देना है। और 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो वो किस में बदल जाएगा, इंडक्टर में। तो ये हो जाएगा अपने पास में इंडक्टर। 2 और 3 के बीच में ये कितने का 5 फेरेड का है तो इंडक्टर हो जाएगा हेनरी का। इतना बन गया, तो ये हो गया ड्यूल। अब इसमें मिस क्या कर रहे हो आप मिस कर रहे हो इसमें वोल्टेज की तो पोलैरिटी क्या होगी और करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए देखो सुनो ध्यान से, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना बात को कि डायरेक्शन कैसे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें, ठीक है, ये तो सब बना दोगे, ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ध्यान से सुनना, यदि वोल्टेज सोर्स का क्या बनेगा करंट सोर्स, एक बात ये तो हो गई। अब करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से देनी है वो देखो, यदि मान लो वोल्टेज सोर्स के कारण करंट किस तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज में जा रही है, किस तरफ जा रही है क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना, यदि वोल्टेज सोर्स के कारण करंट किस तरफ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये वोल्टेज प्लस टर्मिनल से देखा तो करंट किस तरफ जाएगी, इस तरफ ही तो घूमेगी, करंट किस तरफ देखेगी, ये 10 वोल्ट के कारण क्लॉकवाइज घूमेगी ना। तो क्लॉकवाइज घूमने पर यदि किसी वोल्टेज सोर्स के कारण से डायरेक्शन ऑफ द करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसके रेस्पेक्टिव नोड की तरफ से, उसके रेस्पेक्टिव नोड की तरफ से, उसके रेस्पेक्टिव नोड की तरफ से। तो बताओ इसका रेस्पेक्टिव नोड क्या है 1, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी 1 की तरफ हो जाएगी। किस तरफ हो जाएगी 1 की तरफ हो जाएगी। ध्यान से देखो दोबारा क्या करना है, ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है वोल्टेज सोर्स। दैट मीन्स इस वोल्टेज सोर्स के कारण यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, घड़ी की दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो बना हुआ करंट सोर्स है उसकी दिशा जो रेस्पेक्टिव नोड है इस लूप में रेस्पेक्टिव नोड क्या है 1, उसकी तरफ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिव नोड है 1, उसकी डायरेक्शन में हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। एक बात, फिर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये वोल्टेज 6 वोल्ट की, इसकी बात करते हैं। ये भी करंट सोर्स में बनेगा। यदि मान लो किसी करंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स के कारण करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण करंट किस तरफ फ्लो होगी, इस तरफ, इसके कारण करंट किस तरफ फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि किसी वोल्टेज सोर्स के कारण करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस वोल्टेज सोर्स से बना हुआ जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन उस रेस्पेक्टिव नोड से बाहर जाती हुई होगी, उस रेस्पेक्टिव नोड से बाहर जाती हुई होगी, इस रेस्पेक्टिव नोड 2 से बाहर जाती होगी, रेस्पेक्टिव नोड से 2 से बाहर जाती होगी। दैट मीन्स इस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, 2 से 3 की तरफ हो जाएगी, 2 से 3 की तरफ हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। जब वोल्टेज सोर्स से बनेगा करंट सोर्स, इसके डायरेक्शन यदि वोल्टेज सोर्स जो इस सर्किट में क्लॉकवाइज में दे रहा है तो उसके रेस्पेक्टिव नोड की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो उसके रेस्पेक्टिव नोड से विपरीत दिशा में हो जाएगी। एक बात। अब बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी की। यदि ये करंट सोर्स करंट की डायरेक्शन को किस तरफ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, यदि ये जो करंट सोर्स है इसमें किस तरफ घुमा रहा है, किस तरफ घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। ठीक है, यदि करंट सोर्स करंट को किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इससे बना हुआ जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस तरफ आएगा, रेस्पेक्टिव नोड की तरफ। तो रेस्पेक्टिव नोड कौन सा है, 2 वाला, तो ये क्या हो जाएगा
प्लस और माइनस। अब आप कहोगे सर हम तो इस तरफ लेके चलेंगे, तो चलो, तो इसके कारण इस तरफ बहोगे, इस 5 के कारण, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो कोई बात नहीं, इस तरफ मान लो, तो यदि इस करंट सोर्स के कारण है, करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इससे बना हुआ जो वोल्टेज सोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है उसके रेस्पेक्टिव नोड की तरफ ना आके उसके अपोजिट वाले पे आएगी, उसके क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इस पे 1 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो दोनों से कैसे भी चेक कर लो बात वहीं निकल के आती है। तो ये हो जाएगा इसका ड्यूल, इसका क्या हो जाएगा, ड्यूल फिगर, ये हो जाएगा ड्यूल, कौन सा हो जाएगा, ड्यूल। ठीक है, ये इसका ड्यूल सर्किट हो जाएगा, ये ड्यूल नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ देख लो सारी चीज़, जो पहले सीरीज में कनेक्टेड था तो वो तो क्या हो गई, पैरेलल में। 1 और 2 के बीच, 1 और 3 के बीच में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, 1 और 3 के बीच में पैरेलल में आ गए। जो वोल्टेज था वो करंट सोर्स आ गया, जो रेजिस्टेंस था वो कंडक्टेंस आ गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में थे, देखो यहाँ से 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये दोनों क्या थे, सीरीज में थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गए, पैरेलल में। जो वोल्टेज सोर्स था, जो करंट सोर्स था वोल्टेज बन गया, और जो इंडक्टर था वो कैपेसिटर बन गया। इसी प्रकार से ये दोनों भी सीरीज में थे, तो ये दोनों क्या आ गए, पैरेलल में। वोल्टेज सोर्स किस में लगा, करंट सोर्स में, और कैपेसिटेंस किस में लगे, इंडक्टेंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया अपने पास में, ड्यूलिटी। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपना ये सर्किट वाला जो पार्ट है, सर्किट वाला पार्ट जो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो ये जो सर्किट एनालिसिस आपने देखी, किसमें, इसमें हमने सारे के सारे टॉपिक, हमने सारे के सारे जो शुरुआत में आपको लिखाए गए सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। और ये सर्किट इतनी आप ये पूरी पढ़ ली आपने, तो इसमें ये श्योर है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्ज़ाम होगी, गेट ES तक सारे के सारे क्वेश्चन आप, कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं। अब आप पर डिपेंड है कि आप इसमें कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, कंसेप्ट के कारण कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, कंसेप्ट मैंने सारे करवा दिए हैं, सिर्फ रुकेगा तो आपकी प्रैक्टिस की वजह से। तो प्रैक्टिस इनको बार बार प्रैक्टिस करो, और बार बार प्रैक्टिस इनको, जो जहाँ पर अब क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दो। आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दो। जो भी डाउट आएगा आप सॉल्यूशन देखोगे, तो उस सॉल्यूशन में जो काम आएगा कंसेप्ट वो आप देखोगे, तो पूरा का पूरा इस नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक